बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। आज पीर 28 अक्टूबर है, वो दिन जिस पर तमाम लोगों की नज़रें लग गई थीं कि क्योंकि हफ्ते के रोज़ जैसे ही याहिया आफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने, उन्होंने जो आगाज़ में इंतज़ामी फ़ैसले किए उसमें ये फ़ैसला भी था कि फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो आज के दिन होगी। वो मीटिंग हो चुकी है। हुकूमत के लिए इस मीटिंग में जो छक्के छुड़ा देने वाली खबर आई है उसके हवाले से हम बात करेंगे। हुकूमत ने जो फॉर ग्रांटेड समझा था, हुकूमत ने ये एंटिसिपेट किया था कि दो जजेस जिनको वो समझते हैं कि उनके हलक की हड्डी बन गए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो बाय डिज़ाइन या बाय द वर्चू ऑफ द फैक्ट के उनसे जूनियर शख्स को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला कर लिया हुकूमत ने, तो ये इस्तीफ़ा देकर रुखसत हो जाएंगे। कोई छोटी मोटी अदलिया तहरीक शुरू हो जाएगी, वकला काबू में है और मामला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन ये जो हलक की हड्डी वाले जजेस हैं, इन्होंने ना सिर्फ ये कि इस्तीफ़ा नहीं दिया, इनको एक तरीके से ऑनर दिया गया, रिस्पेक्ट दी गई नए चीफ जस्टिस की तरफ से, इनको रिस्टोर किया गया उस कमेटी में जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनती है। और आज की सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये है जिससे हुकूमत यकीनन बहुत अनकंफर्टेबल होगी कि जो पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए सऊदी अरब से शिरकत की है इस इजलास में। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी हो गए हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग पूछेंगे साकिब बशीर साहब से। लेकिन आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि ये एक तासुर बन गया था कि जब 24 तारीख को अचानक से पता चला कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला किया है कि वो उम्रे की सआदत के लिए अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं, तो उस वक्त दो राय कायम की गई थी। एक तो ये कि उम्रे पे जाने की वजह यह है कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में जो फुल कोर्ट रेफरेंस है, अलविदाई रेफरेंस है, वो किया जा रहा है, उसे अवॉइड करना चाहते हैं। वहाँ तक तो बात दुरुस्त साबित हुई। लेकिन उसके बाद ये तासुर भी कायम किया गया कि क्योंकि उनसे जूनियर शख्स को चीफ जस्टिस बनाया है, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो उनके साथ नहीं चल सकेंगे, उन्होंने गालिबन छोड़कर चले जाना है, इस्तीफ़ा दे देना है, लिहाजा वो उनकी ओथ टेकिंग में भी शिरकत नहीं करना चाहते और उससे ऑनवर्ड जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें शायद वो मौजूद नहीं होंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर वो आज के फुल कोर्ट इजलास में मौजूद थे। साकिब बशीर साहब, एक तो हमें ये बताएं कि इससे पहले यानी कि खबर का आना तो खबर होती है, लेकिन इस मर्तबा एक खबर का ना आना भी बड़ी खबर बन गया। बिल्कुल। पहले जो डिवीज़न थी उमरता बंदयाल के दौर में, काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में, अभी कोई इजलास बंद कमरा इजलास शुरू नहीं होता था, यानी कि शुरू हुए कुछ वक्त होता था, खबरें बाहर आना शुरू हो जाती थी। टी रूम में झगड़ा हो गया, कॉरिडोर में जजेस के दरमियान तल्ख कलामी हो गई, चैम्बर में घुस के फ़लाँ ने फ़लाँ के चैम्बर में ये कहा, उसकी खबरें बाहर आ जाती थीं। फिर जजेस कॉलोनी में वॉक के दौरान फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ को घेर लिया, उनके दरमियान हाथापाई हो गई, धींगा मुश्ती हो गई। जाहिर है कि जो डिवीज़न थी जजेस की, उसकी वजह से एक ग्रुप नहीं तो दूसरा ग्रुप अपने सहाफ़ियों को बाहर फीड कर देता था। आज मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अलावा कोई ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं आई। क्या याहिया आफरीदी जो है उन्होंने वो जो दरार थी, जो गैप था, उसको फिल करना शुरू कर दिया? एक तो बड़ा उन्होंने क्लियर अंदाज में कहा है कि सहाफ़ियों का जो एक्सेस है उसको इस तरह कम करना कि मतलब हर जगह पे उनका जाना, हर ब्रांच में या इस तरह, वो थोड़ा सा उन्होंने सख्ती की है। लेकिन जो आपने बात की कि जजेस जो है वो करते थे फीड, मैं इससे पूरा इत्तेफाक इसलिए नहीं करता, और बहुत सारे लोग होते हैं। मैं आज दोस्तों को बता रहा था कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में एंटर होते हैं तो एंटर होते ही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, वो भी हमारा सोर्स होता है। फिर हम अदालत के बाहर जाते हैं, वहाँ बाहर खड़ा जो आवाज़ें दे रहा होता है वो भी सोर्स होता है। फिर अदालत के अंदर जो अदालती एहलकार होते हैं वो भी सोर्स होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इसी तरह। तो मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जो वहाँ से खबरें आना शुरू हो जाती थी। जिस तरह याहिया आफरीदी साहब आए जैसे ही, तो ये खबर आई कि वो सारे जजेस के पास गए। अब ये जजेस ने नहीं बताया हमें, लेकिन पता चल गया। फिर ये भी पता चला कि उन्होंने तमाम मंसूर अली शाह से भी मिले, मुनीब अख्तर से भी मिले, बाकी जजेस से भी, काजी फ़ाइज़ ईसा और बाकी जजेस से भी मिले। और फिर ये भी पता चला कि वहाँ पे जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे विजिट किया और उनसे ब्रीफिंग ली और सारी चीज़ें की। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि जो फिक्सेशन के मामलात हैं वो बड़े एक्यूरेट रहने चाहिए, उसमें कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। आज की जो मीटिंग है उसमें दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि मैं समझता हूँ जब से जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन पे ऐसे लगता है कि हुकूमत ने क्रॉस लगाया हुआ था और लगाया हुआ है। रात की राना सनोरा साहब की गुफ्तगू आप सुन लें, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जी दो जजेस को तो इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि मुतराजा है, और चीफ जस्टिस को इसलिए नहीं आना चाहिए कि मुतराजा हो ना जाए। यानी आप ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं, यानी जिस शख्स को आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसलिए बनाया कि वो गैर मुतनाज़ा है और उससे आपको इंसाफ की उम्मीद है, अब आप उसके पास अपने केसेस इसलिए नहीं भेजना चाहते कि कहीं अगर उसने इंसाफ कर दिया तो हम
हम मारे जाएंगे और मुतनाज़ा ना हो जाए। तो बड़ी अजीब सी उन्होंने मंतक पेश की, तो उससे जो गवर्नमेंट का माइंड है वो सामने आया। उससे हटके भी एक बात की, उससे हटके भी बात की, अगर आपने यकीनन नोट तो की होगी, लेकिन अगर आपके जहन में नहीं आ रहा, तो उनसे जब ये पूछा गया राना सनाउल्लाह से कि चीफ जस्टिस को क्यों नहीं आईनी बेंच का सरबराह होना चाहिए, उन्होंने कहा देखे ना, वो बैठा हुआ है, वो सरबराही कर रहे हैं, अपना नाम प्रपोज करके खुद को कैसे वोट दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही बात तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान पे भी अप्लाई होती है। उन्होंने कहा नहीं, अमीनुद्दीन खान पे ये अप्लाई नहीं होती, वो हमारे दोस्त, वो दे सकते हैं खुद को वोट। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये एक जुमला जो है वो निकाला कि एक सादिक हुकूमत को अमीन जज की तलाश है। तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से खुद गवर्नमेंट बार बार कह रही है, मुख्तलिफ जगहों पे कह रही है, इनडायरेक्टली कह रही है, डायरेक्टली कह रही है, तो वहाँ उनको नहीं महसूस हो रहा कि वो कहीं पे मुतनाज़ा हो रहे हैं कि आप ये तासुर दे रहे हैं कि फ़लाँ जज जो है वो हर सूरत आना चाहिए। क्यों तासुर दे रहे हैं? मतलब पहले आप काजी फ़ाइसा के बारे में इतना कहते थे कि 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर, अब जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो अगर बनाते हैं तो वो भी इशूज़ तो होंगे। तो जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, जैसे याह्या अफरीदी जैसे ही आए, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 मुतालबे मान लिए। उन्होंने कहा फुल कोर्ट बुलाते हैं और प्लस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो बहाल भी कर दिया तश्कील 9। आज के 2 मामलात, एक तो वो जो वीडियो लिंक पे दिए, वीडियो लिंक पे उनका आना तो एक रूटीन की बात है कि चले वो जज बाहर थे वो आगे नहीं, उनका आना जो है वो जो है वो एक ट्रस्ट उन्होंने किया है, मतलब उनका अपना ट्रस्ट शो किया है किस पे? जस्टिस याह्या अफरीदी पे। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2023 में जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा थे, इसलिए हम कहते थे कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो उनके पास विजन है, उनके पास जो जुडिशरी है उसमें रिफॉर्म्स की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने 2023 में एक पॉलिसी बनाई थी, जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं इनको कैसे निपटाया जाए, पूरी एक पॉलिसी बनाई थी। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई बंदा अपनी मर्जी से कोई चीज़ ऐड ड्रॉप कर सकता। तो उस पॉलिसी का भी जिक्र आज की जो फुल कोर्ट है उसमें हुआ है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी इनपुट अलग से भी दी है, उसका भी जिक्र हुआ है। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक तो बताएं हमें कि क्या आए हैं जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आए हैं, और फिर हम ज़रा इसके हवाले से भी बात कर लेंगे कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का आना है, इस मीटिंग में शिरकत करना है, वो कितना सिग्निफिकेंट है। एक तो मीटिंग मिनट्स उसमें उन्होंने जो आए हैं कि जो उसका पूरा एजेंडा लग रहा है बज़ाहिर, अब और कोई बात हुई या नहीं हुई वो खबरें बाद में आएंगी, लेकिन पूरा एजेंडा लग रहा है वो यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं हमने उनको कैसे निपटाना है। इस पे सारी जो है वो फुल कोर्ट की मीटिंग बता रही है कि उसमें जो रजिस्ट्रार थी वो आई, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट पेश की, ब्रीफिंग दी जजेस को, और उस हवाले से उन्होंने बताया कि तकरीबन 60,000 इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है। फिर उसके बाद उनको कैसे जो है वो डिवीजन बेंचेस में या 3 मेंबर बेंचेस में रख कर उसको कैसे जो है वो अगला जो हदफ जो है वो बनाया गया कि कैसे उसको हमने ख़त्म करना है पेंडेंसी को। फिर आइंदा जो दिसंबर 2024 में फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो रखी गई है कि आज वाली जो अक्टूबर 28 की फुल कोर्ट मीटिंग है, इसका फिर जायज़ा लिया जाएगा दिसंबर की फुल कोर्ट मीटिंग में कि इस दौरान हमने जो पॉलिसी बनाई थी केसेस पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए, उस पर कितना अमल हुआ है और कितना नहीं हुआ। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह वाली वो बात मैंने आपको बता दी कि 2023 में उन्होंने एक जो पॉलिसी दी थी उसका जो है वो जिक्र हुआ है, और तमाम जजेस ने, तो उसका फोकस पॉइंट जो है वो वही था। उसकी तस्वीर भी आ गई है कि जजेस सारे बैठे हुए हैं और बड़ा वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और उस पर ऐसे लगता है कि पूरी जो है ब्रीफिंग दी गई है और बताया गया है तमाम जजेस को कि ये केसेस हैं, और फिर कैटेगरी होती है, सिविल ब्रांच के केसेस अलग होंगे, क्रिमिनल ब्रांच के केसेस अलग होंगे, बाकी ब्रांचेस। मुझे ऐसे लगता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी पहले जो है वो अपने घर को ठीक करेंगे क्योंकि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पर हरफ आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट पर आवाज़ें जो वो उठ रही थी कि ये जज जो है केसेस का जो इल्तवा है या पेंडिंग केसेस हैं उनको ख़त्म नहीं कर रहे, और जो सुप्रीम कोर्ट में आम साइल को वो रिलीफ नहीं मिल रहा, इंसाफ की फराहमी जितनी जल्दी होनी चाहिए वो नहीं मिल रही, सारा टाइम जो है वो पॉलिटिकल केसेस में लग जाता है। तो ऐसे लगता है कि उन्होंने कहा कि पहला काम तो मैं खुद करूं, बाकी वो पॉलिसी अपनी जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, अलविदाई जो रेफरेंस था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का, तो उन्होंने बड़ा क्लियर अंदाज में कहा था कि जो इख्तियारात की तकसीम वाला जो मामला है वो प्रिवेल करेगा। तो वो बड़ा क्लियर था उनका मैसेज। मेरा ख्याल है कि पहले वो कह रहे हो कि हम अपने अंदर तो चीज़ें ठीक करें ना, तो फिर हम बाहर देखेंगे कि उसका करना क्या है, तो कि कोई अगर उनके इदारे में आ रहा है। क्या हुकूमत के लिए ये पैनिक करने की का टाइम है या परेशान होने की ज़रूरत है कि जिन जजेस को वो साइडलाइन करना चाह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं
कि ये मुतनाज़ा जज हैं, इनको साइड पर हो जाना चाहिए, इनको जो है वो नहीं होना चाहिए, उसमें जो आईनी बेंच है उसमें नहीं होना चाहिए। तो जो हुकूमत की डेलिब्रेट टारगेटिंग है, क्या उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का ना सिर्फ ये कि दोबारा से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठकर बेंचेस की फॉर्मेशन में अपना कंसेंट देना, जिसका मतलब ये है कि अब वो समझते हैं कि जो नए चीफ जस्टिस ने कर दिया है वो दुरुस्त है, और दूसरा मामला जो है वो जो जिस तरीके से हुकूमत चाह रही है कि इन लोगों को निकाल दिया जाए, जस्टिस याहिया आफरीदी उनके ऑनर को रिस्टोर कर रहे हैं, तो क्या ये परेशान होने की बात है? परेशान होने की बात नहीं, परेशान हो चुके हैं। वो आपने राना सनाउल्लाह और मुसद्दिक मलिक, उन्होंने रात गुफ्तगू की है जो अबसार आलम साहब है उनके साथ, तो उसमें भी उन्होंने ऐसी बातें की कि हमने मजीद क्लैरिटी हम लाना चाहिए, कुछ चीज़ें कहते हैं लकूनात रह गए हैं तो उसको दुरुस्त की। उन्होंने कहा हमने मजीद क्लैरिटी जो है वो हम लाना चाहते हैं। तो उस मजीद क्लैरिटी का मतलब कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें जो वो डालना चाहते हैं 26वीं आईनी तरमीम में, 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, कि मजीद जो गवर्नमेंट को लग रहा था कि नहीं सब चीज़ें जो है वो बड़ी एक्यूरेट चलेंगी और उनके फेवर में जाएंगी। और मुझे ऐसे लगता है कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स का एजेंडा जस्टिस मंसूर अली शाह के पास था, उनको रोका गया, उनको नहीं करने दिया गया। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे याहिया आफरीदी उनको लाएंगे, को कमेटी का सरबराह बनाएंगे, या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो उसमें से उनको कहीं ना कहीं मतलब एडजस्ट करेंगे, ताकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जितने भी मामलात हैं वो उनको देखें, रिफॉर्म्स करें और रिफॉर्म्स के एजेंडे को आगे लेकर चलें। मुझे ऐसे लगता है कि और जो गवर्नमेंट है वो पैनिक दर पैनिक पे जाएगी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का वीडियो लिंक के जरिए उसमें शामिल होना ये बहुत माना खेजी है। और जो 25 तक को पहले वो उम्रे पे चले गए थे, उसका सिंपल सा मकसद वही था जो जैसे उन्होंने स्किप करना था काजी फैजी साहब वाले मामले को। तो अब जो हमारे सामने ट्रैजेक्टरी आ रही है कि आगे यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी हो जाएगी नवंबर के आगाज़ में ही, और वो 4 से 8 के दरमियान जो बेंचेस हैं उन बेंचेस में बैठेंगे भी। तो जो आगे उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया हुआ है, और मज़ीद आपने नेक्स्ट फुल कोर्ट मीटिंग का रेफरेंस दिया, और फिर उन जजेस को भी बुला लिया मीटिंग के लिए जो इंसदाद दहशतगर्दी के इंतज़ामी जजेस हैं, और प्रैक्टिकली वो सारे जज जिनके पास इस वक्त तहरीक इंसाफ के 99 या 98% केसेस जिन जजेस के पास हैं, जिनकी पेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है, उसमें जो टाइम बार है एंटी टेररिस्ट एक्ट में वो फॉलो नहीं हुई, वो टाइम लाइन फॉलो नहीं हुई। तो जस्टिस याहिया आफरीदी, आपको लगता है कि ये जो निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक बड़ा गहरा सा भट्टा लग गया है, दाग लग गया है, उसको धोने की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, वो धोने की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए मीटिंग्स जो है वो बुलाई गई हैं। और उसमें जो 7 और 8 नवंबर 2 मीटिंग्स हैं। 7 वाली 80 जजेस जो है इंतजामी जजेस हैं उनको बुलाया गया। एक मैटर तो वो जो 9 मई के केसेस हैं और बहुत सारे वो मामलात हैं वो भी पेंडिंग एक अंडर डिस्कशन आ सकता है। फिर आपने सुना होगा कि तारड़ साहब, आजम अली तारड़ साहब ने पिछले दिनों ये कहा था मिलिट्री कोर्ट्स का हम पर इसलिए प्रेशर है कि उधर से कहा जाता है कि हम दहशतगर्द पकड़ते हैं और उनको सजाएं जो है वो नहीं दी जाती हैं ATC में। तो उसमें एक सवाल जो है वो ये भी आ सकता है कि जो पुलिस ने पंजाब में, इस्लामाबाद में जिस तरह पोलिटिकल वर्कर्स पर केसेस बनाए जो ATC में नहीं आते, 7ATA में नहीं आते थे, अब 7ATA के केसेस की अगर छानबीन उधर जजेस ने शुरू कर दी तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवाल तो ये उठ जाएगा कि आपने 90% केसेस जो है वो डाले हुए जो 7ATA में आते ही नहीं है, जो एक्चुअल केसेस हैं उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे। बाकी 9 मई वाला मामला भी हो सकता है। इसमें तीसरा एस्पेक्ट ये है कि जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज ने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का लेटर लिखा था, चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद अहमद खान उनको, लाहौर हाई कोर्ट के, और उसमें उन्होंने जिस लेवल की मुदाखलत हुई थी वहाँ पे उनको, और उसको ऐसा किया जा रहा था, बिजली बंद करना, बिल्कुल इस किस्म की चीज़ें, और ऐसा किया जा रहा था उनको बार बार, उस तरह वो सारे पॉइंट्स उन्होंने लिख के दिए थे। तो वो मामला भी डिस्कशन हो सकता है, डिस्कस हो सकता है, और उसमें कि मुदाखलत को कैसे रोका जाए। फिर इसी के साथ लिंक है 8 वाला। अच्छा, 8 वाले में एक तो 6 जजेस में से 4-5 जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस हैं, इलेक्शन कमीशन, आमिर फारूक, उसके बाद काजी फाइसन के खिलाफ भी रेफरेंसेस, कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, जो 6 जजेस ने खत लिखा था, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, और वो खत आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ज़ाब्ता अखलाक बनाए, क्योंकि एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जब से माइनस हुए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, तब से एक पूरी जुडिशरी को डीमोरलाइज है, पूरी जुडिशरी, हाई कोर्ट्स हो नीचे तक तमाम जजेस जो है डीमोरलाइज हैं। तो एक उनका मोराल हाई करने के लिए कोई ऐसा ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग किस्म का स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स जाना ज़रूरी है, ताकि
जो मुदाखलत है इसको रोका जाए। ये मुदाखलत क्योंकि बढ़ती जा रही है और जो उनका मोराल है जजेस का जो है वो हाई हो सके। सही। अभी तक तो जी बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, इनिशियल खबर जो है वो अभी तक हमारे सामने आई है। हो सकता है कि इस मीटिंग की फुल कोर्ट इजलास की मजीद कुछ जुजियात जो हैं वो आने वाले चंद घंटों में सामने आए, तो उसके हवाले से भी मैं आपके सामने तफसील रखूँगा। दूसरा, इस मामले पर भी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बात की जाएगी कि हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो बनाना चाहती है आईनी बेंच का सरबराह, उनके खिलाफ और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ कितनी स्ट्रॉन्ग चार्जशीट फुल कोर्ट की तरफ से मौजूद है। वो जो फैसला मखसूस नशिस्तों का आया था उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस यानी कि इंसाफ की राह में रुकावट बनने के लिए इन दो अशखास का इस्तेमाल होना, ये फुल कोर्ट का फैसला है, ये उनके रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस नहीं है। इसके हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में। मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।